अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पीएसजी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। प्रदीप जी, माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा आपको 2 मिनट इंतज़ार एक्स्ट्रा करना पड़ गया, लेकिन सवाल थोड़ा आ गया था दर्शक का ऑनलाइन। हल्दर साहब, मैं आपके पास आऊँगा और थोड़ा सा मार्केट्स का भी आपसे जानकारी लूँगा, लेकिन रचित जी ने जो टाइम लिमिट दी थी हमारी टीम को, वो इस समय पूरी हो गई है। तो रचित जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। जी, आगे बढ़ते हैं। प्रदीप जी, ये बताइए, ये मार्केट में आपका क्या व्यू है? ये मार्केट अभी और पेन देने के लिए तैयार बैठा है, या आपको लगता है यहाँ से लगभग 80-90% पेन पूरा हो चुका है, अब बस हम आगे गेन की तैयारी करें? सर देखिए, मेरा व्यू व्यू पॉइंट से मुझे लगता है कि अभी 22,400 के ऊपर जो मार्केट चल रहा है, ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव था। जो मार्केट उस दिन नीचे आ रहा था ऑलमोस्ट 21,900 21,800, जो एक 52 वीक लो है, वहां से मार्केट बस एक शॉर्ट कवरिंग मूव ले रहा है। और मैं डे वन से यही बताते आ रहा हूँ कि 21,400, जो कि मैं 24,500 24,800 से, मेरा एक ही स्लोगन था, 21,400 21,800 हाईली पॉसिबिलिटीज है। सो आपका अगर मैं क्वेश्चन लूं सर, आपने बताया कि 80% कंप्लीट हो चुका है क्या, कि सर मुझे लगता है कि 70% जो डाउनफॉल था कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी 30% पेंडिंग है। अब वो कब होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा डेटा यूज करूंगा, अगर आप हर्षद मेहता स्कैम देखेंगे 1992 में, आप देखेंगे कि उस टाइम पे टॉप से ऑलमोस्ट 54% मार्केट नीचे आया था। अराउंड बिल्कुल। 2 साल 4 महीना लगा मार्केट को रिकवरी करने में। डॉट कॉम बबल आप देखेंगे 2000 साल में, उस टाइम पे सर बिल्कुल। अप्रोक्स 55% नीचे आया था मार्केट ऑल टाइम हाई से। उस टाइम पे भी मार्केट पे 2 साल ऑलमोस्ट लगा था रिकवरी टाइम में। उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस, द लेमन एंड ब्रदर क्राइसिस जो था, ऑलमोस्ट 61% मार्केट ऑल टाइम हाई से नीचे आया था। ऑलमोस्ट एक साल 7 मंथ लगा था मार्केट को रिकवरी टाइम पे। अगर हम देखेंगे कोविड का बाद सर, ऑलमोस्ट 38% मार्केट नीचे आया था, लेकिन वो भी 8 से 9 महीना लगा था मार्केट को रिकवरी करने में। और अगर किसी को अभी लगता है कि मार्केट एक बुल रन के बाद 2020 के बाद, ये जो इतना बढ़िया बुल रन था, उसके बाद ये जो अभी मार्केट करेक्शन हुआ है, मार्केट में क्रैश आया है, अब चाहे हेल्दी करेक्शन मानिए, हर 4 से 5 साल में आता ही है। बिल्कुल। तो अगर किसी को लगता है कि ये 4 महीने में ही खत्म हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम है। 4 से 4 मंथ से 5 महीने में तो खत्म नहीं होने वाला। एटलीस्ट आपको 11 से 12 मंथ वेट करना है, जिससे 4 महीना हो चुका है, और भी 5 से 6 महीना वेट करना है। सो नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यूएस का जो टैरिफ का टेंशन, इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन, रूपी का डिक्रीज होना, हाँ, डॉलर इंक्रीज होते जाना, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सर, लास्ट वीक भी मैंने बताया था, ऑलमोस्ट 22,700 के आसपास, 22,800 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, वहां तक मार्केट जा सकता है। लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आया, क्योंकि सर मार्केट का जो 20 मूविंग एवरेज है ना, वो 20 मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट है 22,700 के अराउंड। तो 22,700, और इस बीच जो हाई भी लगाया था ऑलमोस्ट 22,700 800 के अराउंड। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट, एक रेसिस्टेंस है। तो मुझे लगता है मार्केट अभी, प्राइस करेक्शन 70% कंप्लीट है, लेकिन अभी टाइम करेक्शन बाकी है। तो मार्केट में बिल्कुल। और भी 5 से 6 महीना सर हमें वेट करना है। बिल्कुल। तो शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर तो यही है कि 5 से 6 महीने अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ एक दर्शक हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। मोहम्मद जुनैद साहब का सवाल है हिंदुस्तान कॉपर पर। सर, क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? देखिए, हिंदुस्तान कॉपर मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म जो रैली था, रैली के बाद अभी नीचे आया है, और कहीं ना कहीं एक वीकली सपोर्ट है 196 198 के आसपास। तो अगर 198 के नीचे नहीं जाता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है एक बार उनको फिर से 225 230 तक दिखेंगे। लेकिन फिलहाल इस जोन पे कुछ नहीं करना, क्योंकि मंथली एंड वीकली चार्ट दोनों में ही अभी खराब है। अनमोल जी पूछ रहे हैं इंजीनियर्स इंडिया के बारे में एडवाइस दिला दीजिए सर, 20% लॉस में है। क्या सर? सर, इंजीनियर्स इंडिया, EIL। ओके। अब देखिए, पर्टिकुलर इस काउंटर में सर मुझे लगता है कि एक बार ना, जो अगर मैं फंडामेंटली भी अगर मैं देखूंगा कि फंडामेंटल मुझे ज्यादा ठीक नहीं लगता,
फंडामेंटल थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पे है। अगर आप देखेंगे कि जो प्रोमोटर्स होल्डिंग भी है, प्रोमोटर्स होल्डिंग रिसेंटली थोड़ा डिक्रीज हुआ है और अपना 51% के आसपास है। और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है 5.69% के साथ डिक्रीज हुआ है और डेट फ्री कंपनी है, पॉजिटिव है। तो फंडामेंटल में 50-50 पॉजिटिव हूँ। और टेक्निकली अगर मैं देखूंगा कि अभी जो ट्रेडिंग हो रहा है एक सपोर्ट के आसपास है, 145 142 के आसपास एक सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि 145 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। शॉर्ट टाइम के लिए तो मैं नेगेटिव हूँ, लेकिन हायर टाइम फ्रेम के लिए मुझे लगता है कि एक बार आपको वेट करना चाहिए। विकास हुड्डा जी का सवाल है। सर गुड मॉर्निंग विकास जी। प्रीमियर एनर्जी इन्होंने 1139 1139 रुपये की कुछ बाइंग की हुई है। अभी ये शेयर 900 रुपये चल रहा है, क्या करें सर? देखिए बेसिकली जो मैं देख पा रहा हूँ कि एक सपोर्ट था 930 के अराउंड, तो उसके नीचे ब्रेकडाउन आ गया 930 के ऊपर। तो अभी जो 903 904 चल रहा है, मुझे लगता है उनको एक बार वेट करना चाहिए। अगर 930 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो उसके बाद एक यहाँ पे रैली आने का हाईली पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि नया चार्ट है, ज्यादा डेटा भी नहीं है और 40,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। प्रॉफिट 200 करोड़ के आसपास है सर, लेकिन चार्ट नया है। तो नया चार्ट में मेरा आईपीओ हाई करके एक स्ट्रैटेजी है, मैं हमेशा वो यूज करता हूं। तो 930 के ऊपर अभी क्लोजिंग देना वीकली बेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी। राम सिंह जी आईओसी पर पूछ रहे हैं। सर आईओसी पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप थोड़ा सा वीडियो पीछे जाकर देख लीजिए। सोनी कुमारी जी पूछ रही हैं एनबीसीसी सर क्या करें? इनके पास 100 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं। एनएचपीसी, एनबीसीसी सर। देखिए अभी मुझे लगता है कि सर एक वीकली सपोर्ट है ऑलमोस्ट 72 73 के आसपास। और आरएसआई भी नेगेटिव डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है और मैकडी भी अभी रेडी है। सो अभी तो परफॉर्म नहीं करेंगे नेक्स्ट 3 से 4 हफ्ता, लेकिन अब जितना नीचे आना था उतना आ गया है। मुझे लगता है एक सपोर्ट जोन जो है 70 इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। अगर 70 के ऊपर बना रहता है तो मुझे लगता है कि एक बार 85 86 आपको दिखेंगे। लेकिन ट्रेंड अभी नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड नहीं हुआ है। तो जिनके पास है उनको एक बार होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 70। और फ्रेश रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं रहेगा अभी। जी। 2000 शेयर पीसी ज्वेलर के हैं कमलेश जी के पास 18 रुपये के प्राइस के। सर क्या करें? अभी लॉस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। देखिए सर, पीसी ज्वेलर एक पेनी स्टॉक है और पीसी ज्वेलर को सर मैं जिस टाइम पे 400 का भाव था उस टाइम से मैं ट्रैक कर रहा हूँ। जिस दिन पहला लाइक आज जो इंडोसिंड बैंक के साथ हुआ 20% नीचे, ऐसे ही एक दिन हुआ था सर पीसी ज्वेलर के साथ 20% नीचे था। उस टाइम पे पीसी ज्वेलर का जो मैनेजमेंट पे जो था, उन्होंने आके मीडिया पे बोला था कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम उनकी तरफ से पॉजिटिव ही एक सेंटिमेंट, एक अनाउंसमेंट आया था, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ से रिकवर कर जाएंगे। तो उसके बाद हमने 400 देखा, 200 देखा, 100 देखा, 50 देखा, 20 देखा। अभी 12 रुपीज के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। तो मेरा जो निवेशक है उनसे यही एक विनीत अनुरोध है कि एटलीस्ट एक पेनी वाला स्टॉक में ना आप मत रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा मेहनत का होता है और अर्निंग मनी इज डिफिकल्ट और मेंटेनिंग मनी इज मोर डिफिकल्ट। तो इस स्टॉक में मेरा एग्जिट करने का ही सलाह रहेगा। हो सकता है कि 12 रुपीज से आपको 15 रुपीज मिल जाए नेक्स्ट 2 4 महीने में, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्यूचर कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है। अनीता गर्ग जी पूछ रही हैं एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन ये 140 रुपये के लिए हुए हैं। सर आपका व्यू? सॉरी सर, मैं इस पर्टिकुलर काउंटर को ना ट्रैक नहीं करता हूँ। ओके ठीक है। प्रिया जी हैं हमारी रेगुलर व्यूअर हैं दुबई से। प्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया दुबई से हमारे चैनल को रोज़ देखने के लिए। रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेज इन्होंने 330 पर बाय किए हुए हैं और आरपीपी इंफ्रा लिए हुए हैं इन्होंने 248 के। बहुत लॉस हो रहा है, क्या करें? देखिए रुद्रा अभिषेक एंटरप्राइज लिमिटेड एक सपोर्ट जोन के आसपास अभी आ चुका है ऑलमोस्ट 167 165 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। लेकिन सर पेनी स्टॉक है, 300 करोड़ की मार्केट कैप है और 14 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। तो मुझे लगता है पेनी स्टॉक पे ना रहना उनके लिए बेटर होगा। और कंपनी के जो डिटॉर्स है वो भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी मैं देख पा रहा हूँ नेगेटिव 13% के आसपास है। तो यहाँ पे तो इस पर्टिकुलर काउंटर पे नहीं रहना है, क्लियर कट उनको एग्जिट करना है, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन का चांसेस बहुत हाई हो सकता है। सौरभ श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं आइडिया फोर्स सर 850 पर लिया था, अभी 350 पर आ गया है, क्या करें अभी? मतलब ये तो बहुत नुकसान हो गया इनको। ओके,
सर मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर जो काउंटर है, इस काउंटर के अगर आप देखेंगे कि लास्ट ईयरली नीट प्रॉफिट उन्होंने ऑलमोस्ट 26 करोड़ के आसपास लॉस पोस्ट किया है। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और डेली कैंडल्स, वीकली कैंडल्स, मंथली कैंडल्स चार्ट पे सारा नेगेटिव ही है। ऑलमोस्ट 52 वीक लो ही आ गया है ऑलमोस्ट। सो मुझे लगता है इस पर्टिकुलर काउंटर पे नहीं रहना है। और वन मोर पॉइंट, प्रोमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे ज्यादा नहीं है, लो है ऑलमोस्ट 29% के आसपास। सो मैं यही देख पा रहा हूँ ओवरऑल, ना फंडामेंटल ना टेक्निकल, दोनों ठीक ठाक नहीं है। और लगातार लोअर लो बनता जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर काउंटर पे नहीं रहना है। जी। अ, रोजा रानी जी का सवाल है, पीएनबी हाउसिंग सर 940 के लिए हुए हैं, क्या करें? देखिए पीएनबी हाउसिंग सर एक चार्ट में ना शॉर्ट टर्म एक सपोर्ट बना है ऑलमोस्ट 770 के आसपास। तो मुझे लगता है कि 770 760 इज ए रियली वैल्यू जोन, गुड जोन, क्योंकि ऑल टाइम हाई देखेंगे कि 1200 के आसपास, वहां से नीचे आते आते अभी ऑलमोस्ट 785 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। और लगातार जो एक डबल टॉप बनाया था उसके बाद का, ब्रेकआउट के बाद का भी रिट्रेसमेंट चल रहा है। तो मुझे लगता है जिनके पास अभी है उनको होल्ड करना चाहिए। मार्केट खराब है इसलिए थोड़ा निगेटिव नीचे आया है। तो एक बार जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 760। ठीक है। मनोज कुमार जी पूछ रहे हैं, यूनिमैक एरोस्पेस इन्होंने 1175 के लिए हुए हैं सर, क्या करें? देखिए जब से लिस्टिंग हुआ है उसके बाद से सर नीचे ही आ रहा है, लगातार नीचे ही आ रहा है। और फंडामेंटल भी अगर मैं देखूंगा कि फंडामेंटल एक चीज तो क्लियर है कि प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन 500 करोड़ का, सॉरी 58 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है, लेकिन चार्ट में ना वो एक दोनों तरह का बोलता है ना भाई भाई, वो भाईचारा नहीं आ रहा है फंडामेंटल और टेक्निकल में। सो फंडामेंटल एक अलग बात बोल रहा है, टेक्निकल एक अलग बात बोल रहा है। तो मेरा मानना ये कि इन्वेस्टर्स को ना प्राइस एक्शन के साथ जाना चाहिए। लगातार नीचे आ रहा है, तो अभी 909 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार उनको 880 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और लगातार जब से सर आईपीओ आया है लगातार टूटता ही जा रहा है, तो यहाँ पे रहने का भी कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपके पास है तो आप फिर भी एक बार इसके स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, वो है 880 का स्टॉप लॉस। ठीक है। तो काफ़ी कुछ सवाल हुए हैं, लेकिन अब हमारे साथ शौर्य भी जुड़ चुके हैं। डेली रिसर्च रिपोर्ट बताते हैं। गुड मॉर्निंग शौर्य। शौर्य, कल आपने एक रिपोर्ट बताई थी इंडसइंड बैंक की जी। और आज उसमें धमाके हो रहे हैं। हालांकि इसमें आपका कोई वो नहीं है रोल, क्योंकि आपका काम है बताना, और जिन्होंने रिपोर्ट छापी क्रेडिबिलिटी तो उनकी स्टेक पर लगी होगी। आज आपको याद है वो कल किसकी रिपोर्ट थी? जी कल का तो इतना याद नहीं, लेकिन आज इंडसइंड बैंक पर एक और रिपोर्ट है। अरे बताइए। तो उससे शुरुआत कर लेते हैं। आज मॉर्गन स्टैनले ने इंडसइंड बैंक पर रिपोर्ट दी है, इक्वल वेट की रेटिंग दी है और टारगेट दिया है 900 का। उसके अलावा 2-3 रिपोर्ट्स हैं। वो पहली रिपोर्ट है हमारे पास जेफरीज की वोल्टास के ऊपर, जिसकी बाय की रेटिंग है और टारगेट है 1900 का। उसके अलावा नोमुरा की रिपोर्ट है सन फार्मा के ऊपर, जहाँ न्यूट्रल रेटिंग है, टारगेट है 1970 का। साथ ही साथ एचएसबीसी ने मारुति पर राय दी है, बाय की कॉल के साथ टारगेट है 14,000 का। तो ये 3-4 रिपोर्ट्स हैं जो आज निकल के आई हैं। बिल्कुल। तो इंडसइंड बैंक अब इक्वल वेट कहाँ बचा? इसका तो वेट आज बहुत कम हो गया है बेचारे का, ये 693 पर आ गया है अब, और 23% का डाउन सर्किट लगा हुआ है। ये 23% का डाउन सर्किट आई थिंक F&O है, इसकी वजह से इसमें शायद ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इस समय एग्जैक्टली 23% पर डाउन सर्किट लगा हुआ है 693.3 पर। तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है इंडसइंड बैंक में। प्रदीप साहब, ये आज इंडसइंड बैंक, आपकी क्या राय है? अब 23% सस्ता एक दिन में मिल रहा है, ये सस्ता है या अभी भी महंगा है? जो इसके साथ प्रॉब्लम आई है उसके हिसाब से। सर देखिए मैं ना इस काउंटर पे मेरा व्यू ऐसा है, मैं बहुत ही मतलब सेफ इन्वेस्टर्स हूँ। मैं ना ऐसा केस में बहुत ही डरता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले जी। देख लिया भखरंगी वाला, पीसी ज्वेलर वाला, येस बैंक वाला, सब कुछ केस मैंने देखा। और हर बार यही एक फीलिंग आया है, पहला 10%, उसके बाद 10%, उसके बाद अभी 23% के आसपास लोअर सर्किट में है। सो मैं ना इसमें पॉजिटिव नहीं फील कर पा रहा हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि जो एलिगेशंस इंडसइंड बैंक के ऊपर आया है बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। मेरा निवेशक से यही एक राय सलाह रहेगा कि एटलीस्ट आप आपका जो फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए 685। अगर 685 के ऊपर चले जाता है नीचे, आपको रहना नहीं है।
हो सकता है कि 700 के ऊपर फिर से आ जाए। अगर इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है इसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से भी कुछ बयान आएगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा फ्यूचर में कि क्या होगा। लेकिन इस केस में आपको देखना है प्राइस एक्शन। बिल्कुल। और इन्वेस्टर्स को स्पेशली मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे ही कोई भी स्टॉक ऐसे 30% 20% नीचे आता है और ऐसा सीरियस एलिगेशन आता है, सर मैंने मेरा एक्सपीरियंस में मैंने बहुत किया, मैंने देखा, तो इन्वेस्टर्स को ना बिल्कुल। किसी का बात भी नहीं सुनना है। एटलीस्ट उनको सुनना है अपना प्राइस एक्शन के ऊपर। अगर आपका 800 पे 900 पे 1000 पे बाइंग है, आप एक स्टॉप लॉस लगाओ और निकलो इस काउंटर से। कल को जाके अगर फिर से ऊपर आएगा तो उस टाइम पे बाई कर लेंगे। लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, एलिगेशन आया है, प्रूफ कुछ नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे आगे सर चलेगा उसके बाद मेरा व्यू बनेगा इसमें। बिल्कुल। मैनेजमेंट ने खुद बोल दिया था कि 2100 करोड़ रुपए के करीब का तो डिफरेंस है, जो कि उनको देखना है। आगे जो भी इनकी चेकिंग होगी अकाउंट्स की, उसमें ये बढ़ भी सकता है। 2100 करोड़ का अमाउंट बढ़ भी सकता, हो सकता है घटेगा। तो आई डोंट थिंक कि घटेगा, क्योंकि मैनेजमेंट खुद अपने आप से माना जाता है कि जो भी कंपनी होती है वो अपने हिसाब से कंजर्वेटिव लेकर ही अपने जो ख़राब डेटा पॉइंट होते हैं उसको बताती है। लेकिन अब रेगुलेटर्स को देखना होगा कि वो कितना बड़ा इसमें डिफरेंस निकालते हैं। लेकिन यस, इंडसइंड बैंक आज प्रॉब्लम में तो है, और अभी तो रिपोर्ट से भी के टारगेट से भी काफ़ी नीचे आ चुका है। लेकिन ऐसे ही काउंटर अक्सर बाउंस बैक भी देता है। आई रिमेंबर ये 200-300 रुपये भी आ गया था कोविड के समय पर, और कोविड से पहले भी आई थिंक, क्योंकि इसमें बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम हुए थे जब एट द टाइम ऑफ येस बैंक का जो फियास्को हुआ था, और कोविड के समय पर ये 235 रुपये का लो लगाया इसने। बिल्कुल। तो स्थिति तो ऐसी ही रहती है इस बैंक की, काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। तो शौर्य, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडसइंड बैंक पर आई विल रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा नज़र बना के रखना। कोई भी रिपोर्ट हो तो जिस भी शो, जो भी लाइव हो शो, उसमें ज़रूर ये रिपोर्ट को प्रकाशित कर दें। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और दर्शकों के सवाल लेते हैं। यहाँ पर IGIL, इसमें लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं जिग्नेश जी। 297 रुपये के लिए हुए हैं। मुझे लगता है अगर उनके पास ऐसा है तो उनको इमीडिएट लेवल पे ना एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि लगातार नीचे अभी आ रहा है और अभी फिलहाल चार्ट में कोई सपोर्ट नहीं है। 52 वीक लो के आसपास ही आ गया है। और मुझे लगता है कि इस बार इस काउंटर से इमीडिएट लेवल पे निकलना चाहिए, क्योंकि लास्ट 4 से 3 महीना मैं देख पा रहा हूँ लगातार नीचे ही आ रहा है। और क्या पता सर यहाँ से भी और नीचे आ जाए। सो बेटर रहेगा एक बार एग्जिट करने में ही अच्छा होगा। ठीक है। सुराजीत मुखर्जी पूछ रहे हैं कि कोचीन शिपयार्ड, सर इसमें एंट्री लेवल बता दीजिए। हाँ, देखिए कोचिन शिपयार्ड सर बहुत ही अच्छा काउंटर है, और जितना एक ऊपर से अभी एक डाउनफॉल हो चुका है, मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा करेक्शंस हो चुका है। डिफेंस काउंटर में डील करता है कोचिन शिपयार्ड, और मुझे लगता है कि सर एक बार अगर आपको एंट्री लेना है तो 1240 से लेके 1220, तो 1220 1240 ये मेरा एक जोन रहेगा, लेवल रहेगा। कभी भी अगर आपको मिलता है तो आप इस जोन पे आप एंट्री कर सकते हो। उस केस में अगर एटलीस्ट आपके पास 1.5 से 2 साल टाइम फ्रेम हो तो यहाँ से मिनिमम 30 to 40% अपसाइड मैं कोचिन शिपयार्ड में दिखता हूँ। जी, एक सुपर चैट मिली है साईं प्रवीण जी की दोबारा से। कैमलिन फाइन साइंस, इन्होंने 108 रुपये के लिए हुए हैं। प्रदीप जी, क्या करें, होल्ड करें या एग्जिट करना पड़ेगा इनको? हाँ, कौन सा स्टॉक बताया सर आपने? कैमलिन फाइन। ओके, देखिए चार्ट पे मैं जो देख सर पा रहा इनको हूँ ना, प्रॉफिट तो मिल रहा है अच्छा खासा। 108 रुपये का लिया हुआ 166 चल रहा है, तो मोर देन 50% का रिटर्न आ रहा है। क्या करें? सर एक बार ना उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस है रहेगा 155 का, क्योंकि 165 के अराउंड अभी ट्रेडिंग चल रहा है, उनका प्रॉफिट भी हो रहा है। और चार्ट में ना एक रेसिस्टेंस है, ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 4 टाइम्स एक 175 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। बहुत बार ट्राई किया 175 के ऊपर जाने का, लेकिन जा नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस आ रहा है 175 के अराउंड। तो अभी उनके पास जो अगर है तो उनको आप एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का मेरा सलाह रहेगा। अदरवाइज 155 इज योर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है। लास्ट सवाल लेते हैं। तेजस नेटवर्क, सुरेश कुमार जी पूछ रहे हैं सर 820 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें? सर एक स्टॉप लॉस उनको अभी मेंटेन करना है, वो है 649 के आसपास, क्योंकि जितना नीचे आना था उतना नीचे आ गया है। और इमीडिएट लेवल पे एक मार्च 2024 का एक सपोर्ट भी है, वो है 649 650 के अराउंड। तो उनको एक बार 650 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है।
और इस पर्टिकुलर काउंटर को अभी होल्ड करना है, क्योंकि अगर उनका बाइंग जितने भी ऊपर आई थिंक हायर लेवल पे ही होगा, तो अभी 1300-1400 से नीचे आते आते बहुत नीचे आ गया, 1450 के आसपास ऑल टाइम हाई था। तो अगर आपने इतना लॉस देख लिया, और एक बार आप यहाँ से और 40 रुपीज नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, आई बिलीव और 40 रुपीज ब्रेक नहीं होना चाहिए नीचे। बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल है रीना परमार जी का, एक्साइड 540 के लिए हुए हैं सर, क्या करें? देखिए फंडामेंटल सर, एक्साइड एक्चुअल में अच्छा कंपनी है। ऑलमोस्ट 800 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट इन लोगों ने पोस्ट किया, 29,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी भी है, सॉरी 29 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है, और अभी 343 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। तो एक सपोर्ट जो है अभी है ना सर, वो यहाँ से भी 30 से 40 रुपीज नीचे मेरे को लग रहा है। और लगातार वीकली चार्ट खराब है, मंथली चार्ट खराब है, मैकडी खराब है, आरएसआई खराब है, और ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं आ रहा है जैसे कि आज से 6 महीना पहले आता था। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट यही कर रहा है कि और भी डाउन होने का चांसेस है। तो कितना नीचे जा सकता है, सपोर्ट यहाँ से 30 रुपीज 40 रुपीज नीचे है। तो हो सकता है अगर नेक्स्ट 3 से 4 महीना मार्केट खराब रहा तो यहाँ से और भी 40 रुपीज डाउनफॉल हो सकता है। तो एक बार अगर उनके पास है तो आप इस जोन पे एवरेज भी मत कीजिए, आप एक बार होल्ड कीजिए। नीचे यहाँ से अगर आपको 40 रुपीज 50 रुपीज नीचे मिलता है तो उस जोन पे आप एवरेज कीजिए। ठीक है, तो काफ़ी कुछ सवाल हुए, जवाब मिले, लेकिन एक सवाल कि क्या कोई ऐसा शेयर है जहां पर कि पिटाई होने के कारण पता लगे, और उसके साथ अब ट्रिगर्स क्या हैं, तो वो हम डेली एक काउंटर पर स्टॉक एक्सरे करते हैं। तो बढ़ते अपने खास सेगमेंट स्टॉक एक्सरे पर। स्टॉक एक्सरे, इसमें हम बात करेंगे आज इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड पर, क्योंकि इस काउंटर को लेने की वजह है, इस पर काफ़ी कुछ ना जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में सेल साइड पर आ रही थी या इससे दूर रहने की आ रही थी, अब पॉजिटिव साइड पर आ रही हैं। और पहले मैं शेयर का प्रदर्शन देख लेता हूं। देखिए अक्टूबर तक ये शेयर करीब 260 से 290 की रेंज पर चल रहा था, अचानक से टूटा, 37% टूट गया। और जनरली तो काउंटर धीरे धीरे करके 3-4 महीने में टूटे, ये 1-2 महीने में ही टूट गया था। और उसके पीछे एक वजह भी थी, वो वजह ये थी कि इसको गेल की जो गैस सप्लाई थी वो कम हो गई थी, और गेल ने सभी गैस कंपनियों के लिए, जो भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनीज हैं, उन सभी के लिए जो गैस की सप्लाई थी वो कम कर दी थी, और 37% पर ही एपीएम गैस वो सप्लाई कर रही थी, जो कि जनरली वो 63% पर करते थे। तो उन्होंने 63 से घटा के 51 किया, और 51 से 37% कर दिया। तो सभी के जो अब गैस नहीं मिलेगी, रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा, और गैस बेचने वाली कंपनी के पास गैस नहीं है तो वो क्या करेगी, तो उनके प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू वगैरह सब हिट होने ही थे। Q3 नतीजे कमज़ोर भी रहे। कंपनी की जो आय थी वो तो करीब 5.7% बढ़ गई, लेकिन मुनाफा 27% गिर गया, मार्जिन्स करीब 16% से गिरकर 10% रह गए। अब चूंकि सस्ती गैस आपको मिलती है, एपीएम वाली जो गैस होती है वो थोड़ी सस्ती मानी जाती है, अब वो नहीं मिल रही है, तो आपको जो प्राइसिंग है वो तो फिक्स रहेगी, सेलिंग प्राइस, तो आपके मार्जिन्स गिर गए। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम रही सभी गैस कंपनीज के साथ, और आईजीएल भी इसीलिए पिटा। एफआईज ने भी ये देखते हुए कि माहौल थोड़ा ख़राब है, उन्होंने अपनी होल्डिंग इस कंपनी में घटा ली, 19.29% से घटाकर उन्होंने, जो सितंबर तक उनकी 19.29% स्टेक था कंपनी में, वो घटाकर 14.32% कर लिया, यानी कि लगभग उन्होंने अपनी होल्डिंग 25 से 30% घटा ली। अब क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं, अब कंपनी के साथ ट्रिगर बन रहे हैं कि एक तो जो गैस सप्लाई कम हुई थी ना गेल से, वो अब बढ़ती जा रही है, और गेल ने जनवरी में गैस की सप्लाई 37% से बढ़ाकर 51% कर दी है। तो इसकी वजह से जो ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं कि जो ये वाला क्वार्टर होगा, जनवरी मार्च क्वार्टर, ये थोड़ा सुधर कर आएगा, क्योंकि इनको सस्ती गैस अब गेल से दोबारा मिल रही है, थोड़ी क्वांटिटी बढ़ गई है। दूसरा कि एक आईसीसी डायरेक्ट की मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कि उन्होंने बोला कि तेल कीमत, यानी कि क्रूड ऑयल की कीमत गिरने से एलएनजी की कीमतें भी गिर जाती हैं, और तेल कीमत करीब $5 से $6 पर बैरल सस्ती होने से जो एलएनजी की कीमतें हैं वो करीब 0.7
से लेकर $0.8 पर MBTU तक सस्ती हो जाती है। तो ये एक रॉ मटेरियल सस्ते होने के संकेत हैं इन सभी गैस कंपनीज के लिए। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर का काम करेगा आने वाले समय में कि कच्चा तेल की कीमतें गिरने का जो एक रिलेशन है गैस की कीमतों से, वो थोड़ा सा इंटरलिंक्ड हो रहा है। साथ ही Q4 के नतीजों में सुधार की उम्मीद है ऑफकोर्स, क्योंकि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, प्राइसिंग सस्ती होगी रॉ मटेरियल की, तो उसका फ़ायदा तो मिलेगा। अब वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है काउंटर की इस गिरावट के बाद, क्योंकि FY26 में ICICI डायरेक्ट मानते हैं कि करीब ₹22.10 की EPS इसकी आ सकती है, और जो इसका PE मल्टीपल है वो इस मौजूदा प्राइस पे करीब 8.28 पर ही चल रहा है। तो जनरली हम 10, 15, 20 तक के PE मल्टीपल पर कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो उसके लिहाज से काउंटर थोड़ा सा वैल्यू अट्रैक्टिव हो चुका है। हालांकि बुक वैल्यू 67 है, तो वहाँ से तो अभी भी थोड़ा ऊपर है। लेकिन ICICI सिक्योरिटीज़ की राय है कि इसको बाय कर चलना चाहिए, और इसमें मिनिमम 15% अपसाइड उनको लगता है कि इस काउंटर पर मिल जाएगा। प्रदीप जी, ICICI सिक्योरिटीज़ को तो लगता है कि IGL में अपसाइड है। आपको क्या लगता है सर, अपसाइड है या नहीं है? सर मुझे लगता है बहुत ही एक अच्छा वैल्यूएशन में है और डेफिनेटली अपसाइड है। आपने ये सब चीज जो बोला मैंने बहुत ही अच्छे से देखा, रियली बहुत ही सटीक एंड सही एनालिसिस है एज पर माय व्यू। एंड एक चीज जो मुझे और ऐड करना था इसमें वो है सर, ऑलमोस्ट लास्ट 2 क्वार्टर में ना 90 प्लस से ज्यादा म्यूचुअल फंड ने बाइंग किया है। बिल्कुल। और मैं फंडामेंटल भी देखा, बहुत ही अच्छा लगा। टेक्निकली अभी 155 160 इज ए रियली गुड वैल्यू जोन, फेयर वैल्यू जोन। तो मुझे लगता है अभी जो 184 के अराउंड चल रहा है, तो एक अच्छा लेवल, अच्छा वैल्यू जोन पे भी है। सो अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आप 50-60% यहाँ पे ही इन्वेस्ट कर सकते हो, और यहाँ से अगर और भी 15-20 रुपीज कभी भी नीचे मिले तो आप फिर भी इन्वेस्ट करेंगे 50%। और टारगेट जो मैं देख पा रहा हूँ सर चार्ट में ना, पहला टारगेट होना चाहिए 220, और उसके बाद सेकंड अगर 220 के ऊपर एक बार सस्टेन होता है वीकली लेवल पे, उसके बाद टारगेट होना चाहिए 256। तो 220 एंड 256 मेरा दोनों टारगेट रहेगा। और इस काउंटर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और स्पेशली लास्ट 2 क्वार्टर्स में 90 म्यूचुअल फंड, अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस ने इसका पर्टिकुलर सेक्टर को, अभी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय किया है। तो ये मेरे लिए बहुत ही अट्रैक्टिव चीज है। बिल्कुल, तो म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे हैं इसमें, और जैसा कि प्रदीप जी ने बताया कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और कुछ एक ट्रिगर्स जो कि Q4 में इस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि अब इसके रिजल्ट्स जो होंगे, क्योंकि गैस सप्लाई बढ़ी है, तो हो सकता है कि रिजल्ट्स में जैसा ब्रोकरेज हाउसेज मान रहे, रिसर्च हाउसेज मान रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे। और अगर हम इसमें FIDIs की होल्डिंग देखें तो वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, 23.18% से बढ़कर 26% हो गई है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले है दिसंबर क्वार्टर में, और अभी फरवरी की भी इनकी होल्डिंग आ गई है। फरवरी में अभी 26.3% आ गई है इनकी होल्डिंग। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले चल रहा है इस समय IGL के अंदर। तो IGL पर यहाँ पर रिसर्च हाउसेज प्लस प्रदीप जी दोनों ही हमारे यहाँ से पॉजिटिव साइड की इस पर रिकमेंडेशन दे रहे हैं। प्रदीप जी, आप कुछ शेयर बताना चाहेंगे जो कि आपको लग रहा है कि इस करंट पॉइंट पर मार्केट में ठीक हो, जहाँ पर कि बाय कर सकते हो? सर एक कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, जो कि मैंने पहले भी एक बार रिकमेंडेशन दिया था। तो मुझे लगता है जियो में अभी बहुत ही पोटेंशियल है। 216 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। लगातार हमने देखा कि ऑलमोस्ट जो टॉप था 52 ऑलमोस्ट 387 380 के अराउंड, वहां से नीचे आते आते अभी 200 रुपया लो लगाया। फिर से अभी एक बेस बनाने का ना ट्राई कर रहा है, एक पैराबोलिक पैटर्न के साथ बेस बना रहा है। और कहीं ना कहीं अभी 200 के आसपास आने के बाद यहाँ पे एक वॉल्यूम भी आ रहा है। तो मुझे लगता है 200 के नीचे गया नहीं तो एक बार ना एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वो है 190। एक बहुत ही एक बड़ा डिस्क्लेमर रहेगा, अगर 190 इसके नीचे चला जाता है तो मुझे नहीं रहना है जियो फाइनेंशियल में। करेंट CMP से मुझे बाय करना है, जो कि 12% का एक स्टॉप लॉस रहेगा। और करेंट CMP से मुझे लगता है इसे 40 से 50% अपसाइड रैली नेक्स्ट 1 से 1.5 सालों में हाईली पॉसिबिलिटी से देखने को मिलेगा। तो मेरा जिनके पास अभी होल्डिंग है और जो एवरेज करना चाहता है या तो फ्रेश बाय करना चाहता है, जियो फाइनेंशियल सर्विस मुझे लगता है 216 भी चल रहा है, या से 40 से 50% अपसाइड मूवमेंट है, लेकिन स्टॉप लॉस रहेगा 190, जो कि ऐसे 12% 13% अराउंड आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है।
ठीक है, तो जियो फाइनेंशियल यहाँ पर आपको अपसाइड और मिल जाएगा। तो ये प्रदीप जी की तरफ से राय। प्रदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। सर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। जी सर। जो भी स्टॉक ड्यूरिंग द सेशन हमने डिस्कशन किया, या मेरे पास या हमारे कंपनी के और भी कोई भी एनालिस्ट के पास नहीं है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो भी इन्वेस्टर्स निवेशक हमको सुने हैं, तो एक बार आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू। बिल्कुल, धन्यवाद प्रदीप जी डिस्क्लेमर देने के लिए भी।